उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है। और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे। कहता हूं मेरी अपनी हालत ये थी 86 के बाद, मेरे रिश्तेदार मुझे शादी में इनवाइट करने आते थे और जिस वक्त जा रहे होते थे तो चुपके से कान में मेरे कहते थे, परिवार को भेजिएगा, आप मत आइएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते थे, लेकिन दिमागों में डर इतना है इन लोगों। वजह क्या थी डर की? डर की वजह यह थी कि इस सरकार, जो आज मौजूदा सरकार है, इससे पहले की सरकार है, लगातार एक हिस्ट्री है कि वो इनके सामने घुटने टेकती रही। ये कुछ वक्त चलने दीजिए, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब जब मौजूदा सरकार, क्योंकि तो अभी ये इसी सरकार ने किया है ना, ये कि इसने घुटने टेकने बंद किए हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर लोगों में हिम्मत आ जाएगी। तो राम राम मेरे प्यारे आईओनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन में। इस समय कर्नाटक में हिजाब और बुर्के को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। इस पर मुल्ला मौलवियों का कहना है कि ये हमारा मजहबी मामला है और हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए। अब इसकी हकीकत क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये मत भूलिए कि उस जमाने में दुनिया में सब जगह और खासतौर से अरब में उन महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी जो गुलाम थी, जिनको कनीज कहा जाता था, जिनसे पेशा का काम भी कराया जाता था। अब ये इसी आयत में कहा है कि अपने आप को इस तरह कर लो ताकि तुम उन महिलाओं से विभिन्न नजर आओ। आज तो दुनिया में कहीं गुलामी है नहीं। आज तो हर महिला या हर पुरुष, खासतौर से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे यूनाइटेड डिक्लेरेशन का यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, आज कोई गुलाम तो है नहीं। आज तो आपको ये महिला गुलाम है और ये आजाद है। आज इसकी डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो होती है उसका एक संदर्भ होता है। वो भी जो कहा है वो इसके लिए कहा है ताकि तुम्हारे और उन गुलाम औरतों को तो बेचारों का कोई स्टेटस नहीं था। उनको तो रास्ता चलते में भी कोई भी आदमी हाथ पकड़ के घसीट लेता था, कोई आदमी उनको बदतमीजी करता था उनके साथ, ऐसी भी किसी महिला के साथ हो जाती थी। तो उसकी एहतियात के तौर पर कुरान ने कहा कि खिमार को अपने बूज़म पे डाल लो ताकि तुमको पहचाना जा सके। ये देखिए इंपॉर्टेंट लफ्ज है, पहचाना जा सके। पहचाना जा सके का मतलब क्या है? आपकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का तरीका बताया है, आपकी पहचान को खत्म करने के लिए नहीं है ये। और वो मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं है ना। महिला मैंने आपको बताया, स्लेव और आजाद, गुलाम और आजाद। आज तो दुनिया में कहीं गुलाम नहीं है कोई भी। मैं आपको एक हदीस, मेरा सवाल ये कि आपने एक बात कही कि पुलिस में हो चाहे वहां हो, महिलाएं हो, इस समुदाय में पैदा हुई, उस समुदाय में पैदा हुई, जो ये चॉइस का सवाल आ रहा है, ये चॉइस तो बेसिक में ही नहीं है, क्योंकि समुदायों में तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होना ही चॉइस नहीं है, तो फिर चॉइस इसमें कहां से? आप मैं इसे और दूसरी तरह कहता हूं। एक पुलिस में एक महिला ऑफिसर है, ड्यूटी पे होगी तो उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी जो प्रेस्क्राइब ड्रेस। जी। ड्यूटी के बाहर है उसका जो जी चाहे पहने, वो गवर्नमेंट को या समाज को कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज पर। और इस देश में, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए ये इतना लोग इसका को ठीक से इसको महसूस नहीं करते। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुस्लिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदू महिलाएं गांव में खेती का काम कर रही हैं, उनके सर पे बोझ है और इतना लंबा घूंघट है। ये घूंघट साउथ में क्यों नहीं था? हर चीज एक जरूरत के तहत पैदा होती है। ये इन्वेडर का रूट्स था। तो यहां सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू औरत मुसलमान औरत से भी ज्यादा पर्दा करती थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज उसी गांव उस मां की बेटी जो इतना लंबा घूंघट करके और सर पर 40 किलो का उसके पास फॉडर होता था, आज उसकी मां की बेटी वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो आईएएस बन रही है, वो आईपीएस बन रही है, वो दूसरी जगह जा रही है, वो वहां पे वो घूंघट नहीं इस्तेमाल। आज का जिस दौर में आप रह रहे हैं, उस दौर के कोई भी, याद रखिए हमेशा, कोई व्यवस्था हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो नए विचारों और नए दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, वो टिक नहीं पाती। उठता बार जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाबानो के टाइम से, शाबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं, हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए, लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। और लिबरल, यहां पे लिबरल की एक और भी समस्या है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं एक बात बताता हूं आपको। 1986 में 300 से ज्यादा हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक्स जजेस थे, सर्विंग ऑफिसर्स थे, आईएफएस, आईपीएस, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 200 से ज्यादा थे,
और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन तैयब जी का, जो हमारे पुराने वाइस चांसलर भी और एम्बेसडर भी भारत के, जिन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा कि शाहबानों पर जो चीज पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आप इनकी बात मत मानिए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मान ली बात पर्सनल लॉ बोर्ड की और मैंने इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको बताता हूं इसमें से एक अच्छी तादाद खास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विंग ऑफिसर थे, टाइम लेके मेरे पास आए मेरे घर पे और मुझसे कहा कि आरिफ साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हमने आपको सपोर्ट किया है, पर हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों से लड़ाई मत लड़िए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। ये मत समझिए कि लोग इनसे एग्री करते हैं। लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं साहब। हमारा इतिहास ये है कि हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के सामने घुटने टेकता रहा है। तो लिबरल इनसे लड़े कि सरकार से लड़े कि किस से लड़े। आप मेरा मैं आपको कहता हूं, मेरी अपनी हालत ये थी 86 के बाद, मेरे रिश्तेदार मुझे शादी में इनवाइट करने आते थे और जिस वक्त जा रहे होते थे तो चुपके से कान में मेरे ये कहते थे, परिवार को भेजिएगा, आप मत आइएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते थे, लेकिन दिमागों में डर इतना है इन लोगों। वजह क्या थी डर की? डर की वजह यह थी कि इस सरकार, जो आज मौजूदा सरकार है, इससे पहले की सरकार है, लगातार एक हिस्ट्री है कि वो इनके सामने घुटने टेकती रही। ये कुछ वक्त चलने दीजिए, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब जब मौजूदा सरकार, क्योंकि उसी तो अभी ये इसी सरकार ने किया है ना, ये कि इसने घुटने टेकने बंद किए हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर लोगों में हिम्मत। लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को ना, तुम यही पता ना चले कि तुम हो कौन, और उसका एडवांटेज लेते हैं लोग। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में जब लाल मस्जिद पे एक्शन हुआ तो वहां का इमाम जो था वो बुर्का पहन के भागा है। आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है। आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है, धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान, कहीं भी इसका संबंध, एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने इसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। आज सिर्फ कर्नाटक के कॉलेजों में बुर्का और हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है, कल को उत्तर प्रदेश में भी होगा, फिर पूरे देश में भी होगा, और फिर धीरे धीरे आवाज उठाएंगे कि हमें शुक्रवार की छुट्टी चाहिए क्योंकि शुक्रवार को हमारे यहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी है। फिर आवाज उठाएंगे कि हमारे लिए कॉलेजेस में, स्कूलों में एक स्पेशल कमरा चाहिए जहां हम नमाज पढ़ पाए। तो बस अभी शुरुआत है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी और वीडियो से नॉलेज मिली है तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।